बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एक नई सुबह, नई उम्मीदों और जज्बों के साथ जी एक बार फिर से सुनो पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और सुबह बखैर। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जनाब सुबह बखैर और उम्मीद करते हैं कि जनाब ये नई सुबह आपके घरों के लिए, दिलों के लिए बरकत और सुकून का बायस बने। और जनाब आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने को बहुत कुछ है, तो हम बताएं हाइलाइट्स में क्या है। उज़ैर, आलमी मंजरनामे पर इस वक्त सस्पेंस ही सस्पेंस है। मशरिक़ वस्ता में जंग की चिंगारियां अब एक बड़े आलमी बहरान में बदलती दिखाई दे रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी आबने हुर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल और 20% फीस का ऐलान किया है। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका अब आबने हुर्मुज़ का मुहाफिज है। क्या मशरिक़ वस्ता में सिफारतकारी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आज के शो में डिस्कस करेंगे। और दुनिया भर में नाज़रीन हम देख रहे हैं कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया पाबंदियों का एक सख्त आलमी रुझान बढ़ रहा है। और क्या पाकिस्तान में भी बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत के लिए ऐसा कानून ज़रूरी हो गया है? इस अहम तरीन मौजू पर भी बहस करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जी खूबसूरत शिमाली इलाका जात पर एक बड़ा मौसमियाती ख़तरा भी मंडला रहा है। ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार में 65% तक का खौफनाक इजाफा हो चुका है। और क्या हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम जानी नुकसान रोकने के लिए काफ़ी है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल मरहले के लिए फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। कल के रोज पहला सेमीफाइनल स्पेन और फ्रांस के दरमियान होने जा रहा है। अब कल कौन मैदान मारेगा, सबकी नजरें इस पर हैं। और क्या इंग्लैंड अर्जेंटीना से अपना 40 साल पुराना हिसाब बराबर कर सकेगा, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिजिटल डेंटिस्ट्री की दुनिया में एक इनकलाबी पेशरफ्त सामने आई है, जहां बगैर किसी कट या रिवायती सर्जरी के जदीद डेंटल इम्प्लांट मुमकिन हो चुके हैं। ये नई टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस फतवे पर भी माहिरीन मईशत और उलमा कराम की राय आपके सामने रखेंगे, जिसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी से खरीदारी को शरीयत के मुताबिक हराम करार दिया है। क्या क्रिप्टो करेंसी पर फतवा मालूमात का नतीजा है या कोई और प्रॉब्लम है, ये सब कुछ जानेंगे आज के शो के अंदर। तो जनाब आपने शो को एंजॉय करना है और अपना फीडबैक देना हमें हरगिज नहीं आपने भूलना। बिल्कुल। और प्रोग्राम का उज़ैर बाकायदा तौर पर आगाज़ कर लेते हैं, अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। और जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे थे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाई हैरान कुन ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका जल्द ही दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाह आबने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने जा रहे हैं। और अब यहाँ से गुजरने वाले तिजारती कार्गो जहाज़ों से जी 20% हिफाजती फ़ीस भी वसूल की जाएगी। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका दुनिया को मुफ्त में सलामती फराहम नहीं कर सकता। और ऐसे में ईरान का कहना है कि अमरीकी हमलों ने महीनों की सिफारती कोशिशों को नाकाम बना दिया। इस कशीदगी की वजह से अपने हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। अब आखिर इस नई अमरीकी हिकमत अमली और ईरान के मुमकिन जवाबी वार की खित्ते पर क्या असरात होने जा रहे हैं, इसी अहम टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया मारूफ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया मसूद साहब, वेलकम। सर, कह सकते हैं कि अमरीकी अज़ाइम वाजे होना अब शुरू हो गए हैं। पहले जिस तरह से एटमी हथियारों का बहाना बनाकर ईरान पर हमला किया गया इराक की तर्ज पर, अब ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने और 20% फीस लेने का भी ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ये जो गैर मामूली और जारहाना बयान है, ये अमली तौर पर होता हुआ भी नजर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें लाइकली है और देखें डेस्परेशन है। और जिस तरीके से डेवलपमेंट हमने रिसेंट पास में देखे, और स्पेशली जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं, जो डेवलपमेंट्स अभी हो रही है, आप पर्शियन गल्फ को देख लें या अभी जिस तरह रेड सी में डेवलपमेंट्स हो रही है, यमन में जो वाकयात हुए हैं, जी। तो ये खतरे की घंटी बज रही है कि हालात एक रीजनल वार की तरफ जा सकते हैं अगर इसको प्रीएम्प्ट नहीं किया गया तो। और आप देखें कि अभी जो पूरा इसका जो सोर्स है या द एपिक है, जो कोर इशू है, दैट इज द कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। और इसमें ईरान की भी कोशिश है और अमेरिका की भी कोशिश है। और फिर देखें जिस कंट्रीज का भी इसके ऊपर स्ट्राइक्स है, तो उस पे है। और अब देखें कि अब आप देखें ना कि जब अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो रही है, न न्यूक्लियर की बात हो रही है, न किसी और चीज की बात हो रही है, इंटायर कंसंट्रेशन इज ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और देखें इसके लिए दैट्स वाई एक रशियन फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर थे दिमित्री मेदोव, तो उन्होंने ये कहा था कुछ अर्सा पहले कि ईरान हैज फाउंड देयर न्यूक्लियर वेपन।
और ये एज ए वेपन, नो इट हैज बीन वेपनाइज, एक ये है। सेकंड, एक ये जगलर वैन भी बन गया है, और जब आप इसको डिस्टर्ब करते हैं तो इसके मीन यू आर टेकिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय द नेक, आप उसको कर रहे हैं। और फिर इसके बाद देखिए कि जहाँ पे ये एक लिवरेज है ईरान के लिए, वहां पे इट हैज आल्सो बिकम ए लाइबिलिटी। अब जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है, अगर तो वो दोबारा आके वो नेवल ब्लॉकेड जो आज इन प्लेस होने जा रहा है, उससे ईरान को बहुत मुश्किलात होंगी, क्योंकि पिछले नेवल ब्लॉकेड में ईरान वाज अनएबल टू सेल इवन एक लीटर भी नहीं पैसे का था। जी। अब ये होगा तो मुश्किलात बढ़ेंगी, और तो उन हालात वाकयात में तो बहुत मुश्किल है। और अभी जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कांग्रेस को कहा है कि जी हम जंग करने जा रहे हैं, तो इसका वाज़ेह मैसेज है, लेकिन कांग्रेस ने उनको ये कहा है कि भाई पहले आप प्रॉपर एक परमिशन हमसे लें, तो फिर इसके ऊपर डिस्कशन होगी, इसके बाद होगी। लेकिन ये है कि सारी अभी जो समझते हैं कि कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ये सारी कुछ हो रही है, और इसमें ईरान की मसला ये है कि ईरान समझता है कि दे आर द सोल मैनेजर, आर सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि उसमें ओमान भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, जी। और ईरान ये भी अलाउ नहीं कर रहा है कि कोई शिप उनके ओमान के रूट से गुजरे। तो वहां सही। पर क्योंकि मसला ये है कि वहां पे अमेरिकन भी बैठे हुए हैं, और साथ ही इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठे हैं जो फैसिलिटेट कर रहे हैं शिप्स को भी। और वो लोग हैं जो सी फेरर्स कहते हैं कि दे आर इन थाउजेंड जो फंसे हुए हैं, और दे थाउजेंड्स ऑफ वेसल्स अभी तक फंसी हुई हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। सो मेरे ख्याल में कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है, बट स्टिल वी कैन से द एमओयू जो है वीक हुआ है, बट जी। इट हैज नॉट कोलैप्स टोटली। ठीक है, सही। अच्छा, ट्रम्प खुद को अपने हुर्मस का मुहाफिज कह रहे हैं, और उनका मौक़िफ़ है कि अमीर ममालिक को अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ के बदले मुआवजा देना होगा। खलीजी ममालिक ख़ास तौर पर ओमान का कैसा रद्दमल आता हुआ दिखाई दे रहे हैं आप? देखिए मेरे ख्याल में अभी देखे ना, सीधे अब्बास अराक्ची ने बड़ा सही कहा जी। कि अमेरिका भी सही कह रहा है, 20% बहुत ज्यादा है, इसको कम करना चाहिए, हम तो कम पे तैयार थे। तो अमेरिका खुद एक बुनियाद रख रहा है एक टैक्स के लिए, आप समझ रहे हैं ना। अब लोग इसको जगह टैक्स कह रहे हैं कि मैं आपके जहाज गुजार दूंगा, आप इतनी मुझे पेमेंट कर दे, तो ठीक है। विच इज अगेंस्ट द अमेरिकन पॉलिसी। कल तक ट्रम्प खुद ही इसको एडवोकेट करता रहा, कोई इस पे टैक्स नहीं लगेगा। मार्को रूबियो भी यही बात करता रहा है, स्पोक्स पर्सन जितने थे अमेरिका के वो इसको बात करते रहे हैं, अब ये खुद ही वायलेट कर रहे हैं। तो आप एक एक्सक्यूज पेश कर रहे हैं ईरान के लिए कि वो ईरान जो कह रहा था वो सही कह सही रहा कह था। रहा था। जी। और दैट्स वाई अभी आप देखें ना कि उन्होंने ये कहा कि हम जिस कंट्रीज का भी नुकसान है, ओमान का भी नुकसान सबका होगा। अगर इस तरह के पेमेंट्स करते रहेंगे तो फिर तो वही वाली बात दोबारा वापस आएंगे। सो मेरे ख्याल में बहुत से एक कंफ्यूजन है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें ना कि ट्रम्प ने अभी भी कहा कि मुआहिदा अभी भी हो सकता है। और उन्होंने कहा कि मैंने कहा है जो रूबियो है, स्टीव विटकॉफ है, जेरेड कुशनर है, वो बातचीत भी जी। जारी रखें। सो मेरे ख्याल में ये देखें कि ये एक प्रेशर टैक्टिस है दोनों तरफ से। लेकिन मेरे ख्याल में हालात इस तरीके से किसी वक्त भी काबू हो सकते हैं, लेकिन ऑल आउट वार इन नियर फ्यूचर इज नॉट पॉसिबल अनटिल आपके जो मिड टर्म इलेक्शन है। इसराइल तो चाहेगा ये चलती रहे, क्योंकि इलेक्शन वहां भी होने लगे हैं, क्योंकि कामयाबी फार राइट के लिए है, एस्केलेशन और किलिंग्स में शामिल है। तो मेरा ख्याल में ये है, लेकिन अमेरिका चाहेगा इस तरीके से स्ट्राइक्स काउंटर स्ट्राइक टिट फॉर टेट वाली सिचुएशन हो, लेकिन इलेक्शन से पहले तक यही चलेगा। इलेक्शन के बाद हो सकता है उनकी डिफरेंट प्लानिंग हो। सही। ब्रिगेडियर साहब, एक और कंफ्यूजन भी है। अब ट्रम्प ये कह रहे हैं कि जो दोबारा से नाकाबंदी है ये सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उनके ख़रीदारों के लिए होगी, जबकि बाकी दुनिया के लिए रास्ता खुला रहेगा। तो क्या समंदर के वस्त में इस तरह की तफरीक करना, जहाज़ों को रोकना एक तो अस्करी तौर पर मुमकिन होगा, और क्या ये सिर्फ जो ईरान से रेलिवेंट बात कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है, या ये सबके लिए होगा बिला तफरीक? देखिए बड़ा मुश्किल है। चाइना अपना 80% ऑयल जो है वो ईरान से लेता है। जी। 80%, 40% टोटल है ओवरऑल जब कहते हैं, लेकिन खाली ईरान की बात करें तो 80% है। जापान इस पर्शियन गल्फ से 70% जो अपना ऑयल है वो वहां से लेता है। और इसके अलावा पर्शियन गल्फ से आप देखें ना 30% ऑफ वर्ल्ड फर्टिलाइजर भी यहीं से गुजरती है। तो बहुत मुश्किल होगा। क्या आप चाइना को रोक पाएंगे? जी। क्या आप जापान को रोकेंगे? क्योंकि जापान आपके क्वाड का मेंबर भी है और आपके अलायंस में शामिल है। सो बहुत मुश्किल होगा कि आप किसी को ये टैक्स नहीं कर सकते वो ईरान का तेल लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपका मकसद तो यही है
तो हो सकता है ये वो कोई दरमियान में आप देखें कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी ये शो कर देंगे कि वो चाइना या इस तरह। चाइना तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, जब इन पर अमेरिका ने उस वक्त भी ब्लॉकेट किया था, चाइनीज जी जी। शिप तब भी गुजरे थे। जी। तो चाइना देखें अभी दुनिया में वो कंसेप्ट यूनिपोलर हैज गॉन, और अभी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक कंसेप्ट आ चुका है जी। जिसमें तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका है, चाइना और रशिया है। सो अमेरिका डिक्टेट इस सूरत हाल में नहीं कर सकता है, लेकिन ये है कि बाकी ममालिक के लिए यकीनन मुश्किलात होंगी। अभी आप देखें कि कल तक 7% राइज तेल की कीमतों में हो चुका है, तो उसकी सीरियस इम्प्लीकेशन होंगी ना, खित्ते में होंगी, जी। पाकिस्तान पे होंगी, इवन अमेरिका पे होगा। दैट्स वाई अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल के रखे अंटिल मिड टर्म इलेक्शंस, क्योंकि इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इसलिए होंगी, जब तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो उसके इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ये चीजें ट्रेवल करते अमेरिका तक पहुंचेंगी, और फिर वहां पे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होंगे ट्रम्प के सही। लिए। तो दैट्स वाई जी। अभी भी आप देखें दरमियान में कुछ दिनों के बाद हो सकता है इसको वो रिवर्स भी कर दें। सही हो सकता है इसको रिवर्स भी कर दें और एक प्रेशर तो आएगा जैसे पहले भी आया था। अच्छा, ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना है कि इन ताज़ा अमरीकी हमलों ने गुज़श्ता कई माह से जारी तमाम सिफारती कोशिशों को नाकाम और बेमानी बना दिया। अब अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का रास्ता मुस्तकिल बंद हो चुका है। आपको पाकिस्तान भी ट्रंप की बार बार हम देख रहे हैं बदलती पॉलिसीज़ की वजह से पीछे हटता नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है? और जो लोग सालिसी का किरदार अदा कर रहे थे, क्या वो भी अब मायूस होते चले जा रहे हैं? देखिए, पहले बात यह है कि ये मेरे ख्याल में दोनों ममालिक रिस्पॉन्सिबल है, ईरान और अमेरिका। और जिस तरीके से स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स हो रही हैं, और जिस तरीके से फिर आगे इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 5 में बहुत सारी कंफ्यूजन है, विच इज कंसिडर वेग, बहुत ज्यादा है, और अमेरिका ईरान अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहा है। फिर आप देखें अमेरिका की जो स्ट्राइक्स है, बुशार से लेके चाबहार का 1400 किलोमीटर की बेल्ट बनती है पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, इधर स्ट्राइक्स वो कर रहा है। दुनिया को भी ये पैगाम देना चाहता है कि भाई हम वी आर कंट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा जी प्रेशर है। जी। तो वो स्ट्राइक्स भी जारी है, और इसी तरह ईरान काउंटर स्ट्राइक्स कर रहा है। लेकिन जहां तक बातचीत की बात है, कतर ने तो कह दिया है कि वो फिलहाल फर्दर कोई इसको प्रोसीड नहीं करेंगे बातचीत के लिए, लेकिन पाकिस्तान यकीनन बातचीत कंटिन्यू करवाएगा, पाकिस्तान स्टिल फैसिलिटेशन कराएगा। पाकिस्तान का पहले भी कोर ऑब्जेक्टिव था पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। पाकिस्तान अभी भी नहीं चाहेगा, जिस तरह सिचुएशन डेवलप हो रही है वेस्ट एशिया में, और स्पेशली आप देखें ईरान की जो स्ट्राइक्स हुए हैं सऊदी अरब के अलावा तमाम ममालिक पे हुए हैं, जॉर्डन पे हुए हैं, और कल की जो डेवलपमेंट हुई है यमन में, तो वो बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। जी। और इसमें आप देखें इसके बाद उन्होंने सऊदी अरब के एक जो शहर है नॉर्थ ऑफ यमन, एबा, उधर हमले कई इस पे मिसाइल हमले किए हैं। तो उससे अभी आप देखेंगे किसी वक्त ये है कि रेड सी के अंदर बाबुल मंदब भी बंद हो सकता है, तो दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, और मुश्किलात हो इसके बड़े सकती सीरियस है। कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और ये तो देखिए यमन के हालात से वो हम वापस 2015 के वाकयात सिचुएशन पे जा रहे हैं, जहाँ पे सऊदी लेड कोलिशन एक एक्शन में आया था। तो मेरे जी। ख्याल में खित्ते के लिए पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा। सो देयरफॉर पाकिस्तान चाहेगा पीस एंड स्टेबिलिटी, ये आपस में पीसफुल को एग्जिस्टेंस और रियलाइजेशन जीसीसी कंट्रीज में है कि सही। वो ईरान के साथ पीसफुल रहे, क्योंकि अमेरिका की मदद उनको आनी नहीं है, ना उनको रेस्क्यू करना है। सो मेरे ख्याल में रियलाइजेशन है किसी स्टेज पे ये इस पे भी बातचीत ये सोचे रहे कि वो आके रिकंसाइल करें ऑफ देयर जी। रिलेशन विद ईरान, और ईरान रिकंसाइल कर रिलेशन विद जीसीसी कंट्रीज। सही, बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपके वक्त का। और वाकई जी इसके बहुत ही ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हमें नज़र भी आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि पेट्रोल शायद महंगा भी हो जाए, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है। और कुछ ममालिक में तो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, और अगर ये सिचुएशन इसी तरह रही जो हम इतने अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो यही सूरत हाल होगी कि मुल्कों की मईशतें जो है वो दाव पर लगी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप अपना एक गेम खेल रहे हैं, और ईरान जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। और वाकई करे भी क्यों, जब एक तरफ से धमकियां होंगी और दूसरी तरफ से फिर जी जंग बंदी की बात होगी, मुज़ाकरात की वहाँ बात आप होगी। देखें, आप ना हरमस की बात करते हैं, आप कहाँ कहाँ नेवल बैरिकेड लगाएंगे और कहाँ कहाँ से आप टैक्स वसूल करेंगे। अगर बाबुल मंदब रेड सी के अंदर वो बंद कर दिया जाता है यमन की जानिब से, तो फिर और मुश्किलात होंगी। ट्रंप तो कहते हैं कि हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से, हम तो वहाँ से हमारा कोई तेल नहीं आता, लेकिन जो चीज़ें वहाँ से गुजर के जाती हैं, शेख खुरनोश हो या फिर और जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं रोज़मर्रा, उसका तो अमेरिकन पर जो है वो असर पड़ता है। और हमने देखा भी था अमेरिका के अंदर भी
महंगाई जो है वो हुई थी। तो आप देखते हैं कि क्या अमेरिकन अवाम भी इस चीज़ के लिए रेडी है या नहीं। लेकिन अलबत्ता अज़ाइम खतरनाक हैं, क्योंकि कांग्रेस को डोनाल्ड ट्रंप बता चुके हैं कि अब हम हमले जारी रखेंगे और हमले जारी भी हैं। तो यही इनका माइंडसेट है। वी होप के खित्ते में अमन हो। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया का जहाँ एक इंतहाई दिलचस्प, मुनफरिद और अनोखी तकरीब देखने को मिली हमें, जिसने सबको जी दंग कर दिया। और रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में दुनिया की तारीख में पहली बार 2 इंसान नुमा यानी ह्यूमनाइड रोबोट्स की बाकायदा शादी का इनेकाद किया गया। और इस शादी की वीडियो उस वक्त सोशल मीडिया पर दुनिया भर के सारिफिन के तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी, जब हमने देखा बड़ी ज़बरदस्त ये तकरीब हुई। इस मुनफरिद तकरीब में रॉबर्ट नामी रोबोट को एक दफ्तरी मुलाजिम और ब्लॉगर, जबकि मेटिल्डा नामी रोबोट को एक खूबसूरत बैले डांसर के रूप में पेश किया गया। और इन दोनों रोबोट्स ने इंसानों की तरह दुल्हा दुल्हन का रूप धार कर एक दूसरे से बाकायदा जिंदगी भर साथ निभाने के अहद भी किया। मुझे लगता है मेरे पास भी अब रोबोट वाली ऑप्शन ही बची है। और देखें, लोगों के लिए ये मंजर देखना वाकई हैरान कुन और किसी साइंसी फिक्शन फिल्म जैसा ही था। इस तकरीब के अंदर रिवायती रूसी शादी की तमाम रसूमात को भी शामिल किया गया। अगरचे ये कोई कानूनी शादी नहीं थी, बल्कि रूस में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती हुई सलाहियतों को दुनिया के सामने लाने के लिए एक एग्जीबिशन और एक कल्चरल तकरीब थी, ताकि दिखाया जा सके कि रोबोट्स इंसानी एहसासात को कितना कॉपी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह इन रोबोट्स को शादी के खूबसूरत लिबास में खड़े अहद करते और मेहमानों की मौजूदगी में अंगूठियां बदलते देखा गया, इसने साबित किया कि मुस्तकबिल की दुनिया अब हमारे तसव्वुर से भी ज्यादा तेजी से बदलने वाली है। तो इस जोड़े को भी मुबारकबाद दें। सलामी डाल के ब्रेक। फिर अगर ये पाकिस्तान में होते तो मसला पड़ जाना था, सलामी कौन रखेगा, रस्में कौन करेगा, गोडा कौन पकड़ेगा। ये बहुत सारी रस्मात है जो कि ये रिपोर्ट्स जो है बेचारे नहीं सह पाएंगे। गोडा पकड़े गोडा हाथ में। वक्त ब्रेक का देखते रहे, सुनो पाकिस्तान। डिजिटल दौर में हमारे बच्चों की अखलाकी तरबियत, जहनी और जिस्मानी सेहत पर सोशल मीडिया के बढ़ते हुए मनफी असरात ने दुनिया भर की हुकूमतों को कानून साजी करने पर मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया कवानीन तेज़ी से सख्त किए जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है और कानून तोड़ने वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए $50 बिलियन का भारी जुर्माना मुकर्रर किया है। जबकि चीन ने डिवाइस लेवल पर माइजर मोड नाफिज कर दिया है। ज़बरदस्त इकदाम किए जा रहे हैं तमाम ममालिक में, पाकिस्तान में देखने। और सिर्फ यही नहीं, तुर्की, इंडोनेशिया और ब्राज़ील जैसे ममालिक ने भी उम्र की तस्दीक और अकाउंट्स को जी सरपरस्तों से लिंक करना लाजमी करार दे दिया। और माहिरीन का कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन ख़तरात और नफ्सियाती पेचीदगियों से बचाने के लिए पाकिस्तान में भी आलमी तर्ज पर कानून साजी नागुज़ीर है। और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की शख्सियात को कैसे मुतासर कर रहा है और वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल की लत से कैसे बचाएं, इन्हीं तमाम अहम सवालात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर नफ्सियात उसामा बिन जुबैर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल बच्चों की शख्सियत और उनके मासूम जहनों पर किस तरह के गहरे और ख़तरनाक नफ्सियाती असरात छोड़ रहा है? जी थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो की है ना पेरेंटल गाइडेंस की, ये याद रखें कि हर जो चीज़ होती है, मोडालिटी आप इस्तेमाल करते हैं, उसका एक एज अप्रोप्रिएट टाइम होता है कि कुछ काम है जो 2 साल का बच्चा कर सकता है, कुछ 5 साल का, कुछ 15 साल का। इवन हम देखें जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं, आप लोगों की जब मीडिया ट्रेनिंग हुई होगी तो इनिशियली आपने सुपरविजन में काम किया होगा, आपको पहले दिन किसी ने मॉर्निंग शो का होस्ट नहीं बना दिया होगा। सो सेम गोज फॉर मोबाइल कि यार ये सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, फ़ोन है, इसकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसकी एक गाइडेंस होनी चाहिए टिल दे रीच एट अ सर्टेन एज। अब उसको फॉलो करना, आपको पता है कि जज़ा और सज़ा के कॉन्सेप्ट के बगैर इंसान का जहन चलता ही नहीं है। तो जब तक आप पाबंदी नहीं लगाएंगे, हुकूमती सतह पे नहीं करेंगे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये एग्जिस्ट करती है, एक्सेप्ट कर लिया गया है कि बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, और एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे जो सबको बाय हुक और बाय क्रुक फॉलो करने पड़ेंगे। सही। डॉक्टर साहब, ऑस्ट्रेलिया, चीन, तुर्की को देखें तो कम उम्र बच्चों पर जो सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, माहिर नफ्सियात की हैसियत से आप इन फैसलों को बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए किस तरह से और कितना मुफीद समझते हैं?
देखिए ये बहुत अच्छा एक्ट है, और ये भी याद रखें कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कुछ महीनों के लिए, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी आदी हो चुके हुए हैं, जिनको आपने बिल्कुल दिया हुआ है ये फोन, और पेरेंट्स भी आदी हो चुके हुए हैं, वो ये दे के समझ रहे हैं कि जी सारा कुछ सेट हो गया, दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, बच्चे मेड या मोबाइल पाल रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं जिसपे हम अक्सर बात करते रहते हैं। सो उनको भी अब देखना पड़ेगा कि यार ये एक चेंज आया है, तो 2 से 3 महीने उनको सेट होने में लगेंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि जो इंसानी जो इक़दार है ना, या जो भी बड़े ममालिक हैं, जब वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो वो एक हवाई फायर नहीं छोड़ते, उसके पीछे महीनों की मेहनत होती है। तो उसके पे माहिर नफ्सियात भी इन्वॉल्व होंगे, पॉलिसी मेकर्स भी इन्वॉल्व होंगे, मोबाइल कंपनीज भी इन्वॉल्व होंगी। तो अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो किसी वजह से किया होगा, वो वन फाइन मॉर्निंग उठ के नहीं कर दिया होगा। तो इसमें आपकी और आपके बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी, देखिए हम मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करते हैं, आपकी आईज का क्या, आपके हार्ट का क्या, आपके मैदे का क्या, पूरा बॉडी का निज़ाम हिल जाता है जब आप ओवर डिजिटलाइज्ड होते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और रात रात तक जाकर स्क्रॉलिंग करना, और जो बच्चे एडिक्टिव हो जाते हैं स्क्रीन के या सोशल मीडिया के, या हम देखते हैं अक्सर बच्चे कार्टून्स के आगे बैठे रहते हैं और वो कोई डिस्कशन या किसी गुफ्तगू का पार्ट ही नहीं जब बन रहे होते हैं, तो भी मसाइल ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो सोशल मीडिया के अब जो सख्त कवानीन है, मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा देना ही वाहिद हल है, या इसका कोई ऑल्टरनेटिव वे भी हो सकता है कि चलें कोई स्क्रीन टाइम कम कर दें तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चों पर ज़रा कम इफेक्ट हो इसका? देखिए इसमें ना अब 2 बातें हैं कि एक बात तो यह है कि जो गवर्नमेंट लेवल पे है, पॉलिसी आ गई है, चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, तो वो तो एक बिल्कुल ठीक बात है। अब पर्सनल लेवल पे क्या है कि पेरेंट्स ने क्या करना है, उन्होंने क्या टाइम टेबल सेट करना है, उन्होंने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। देखिए एक मोडालिटी आपके पास मौजूद है, आपको पता है घर में खाने का भी टाइम होता है, पढ़ाई का भी टाइम होता है, सोने का भी टाइम होता है, तो फोन का भी टाइम हो सकता है। सो देखिए डिजिटलाइज्ड होने में मसला नहीं है, ओवर डिजिटलाइज्ड होने में मसला है। ठीक है, ये एक चीज़ आपके पास है, आपने इस्तेमाल करनी है। मैं अक्सर पेरेंट्स को और पेशेंट्स को बताता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारी सेहत बिखरी हुई चीज़ों को समेटने से मिलती है। तो ये जो आपका मोबाइल यूज़ ऑल ओवर द प्लेस है, इसको आप समेट के आगे चलेंगे तो यही आपके बच्चों को सेहत देगा, उनको फ़ायदा देगा, आपको भी देगा। और अगर ये बिखरा रहेगा, ऑल ओवर द प्लेस रहेगा, तो यही बीमारी का सबब तो बनेगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह के कानून बन सकते हैं, और अगर बनेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, जहां पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि बच्चा सोशल मीडिया पर जाए, यूट्यूबर बन जाए, व्लॉगर बन जाए और पैसे कमा के लाए छोटी सी उम्र में? मेरे ख्याल से अब तो पेट से बल्कि बच्चा डिजिटल हो जाता है, तो इतनी तो तशहीर उसकी पहले ही हो जाती, दुनिया में आने से पहले उसके अकाउंट बन जाते हैं, वहां से फिर PR वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये जो मुआशरे का एक माइंडसेट बन चुका हुआ है पैसे कमाना डिजिटल मीडिया से, तो ये कैसे फिर बदल सकता है? देखिए डिजिटल मीडिया से पैसे कमाने में कोई हरज नहीं है, आपके मुल्क में डॉलर आ रहे हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म है और कौन सी लॉन्ग टर्म है। हमने पहले भी बात की थी, फिर बहुत से यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स ब्लैकमेल होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, खुदकुशियां करते हैं। ओवरऑल जब आप एक सिस्टम को लेके नहीं चलते हैं ना, अब जो मैंने शुरू में बात की एज अप्रोप्रिएट, कि अगर कोई बंदा 20 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई के बाद एक कंटेंट लेके आ रहा है, यूट्यूबर बन के पैसे कमा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और एक बच्चे को आपके बेबी शावर चल रहे हैं, बच्चा भी माँ के पेट में है और आपने उसकी धूम मचाई हुई है, देखिए फिर कंज्यूमर एंड पे भी आता है को उस कंटेंट को लोग देखना चाहते हैं तो वो बना रहे हैं ना। सो ओवरऑल जब सोसाइटी की एक तरबियत होगी, आप लोगों का करंट अफेयर भी होता है, अब ये बात मेरे करने की है या नहीं कि आधे मुल्क में इस वक्त जंग लगी हुई है, हर जगह गोलियां चल रही हैं, आधी दुनिया में जंग लगी हुई है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं सोफिस्टिकेशन की, पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन की। तो जंगें बंद करें, वो सारा पैसा लोगों की तरबियत करने में, हम जंग पर बात करके आ गए इसी टॉपिक पर, हमने जंगों पर भी डिस्कस कर लिया और अमन का पैगाम भी दे दिया, और हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, खित्ते में अमन हो, लेकिन अब ये भी सारे मसले हैं, इन मसलों की वजह से भी खित्ते में अमन नहीं हो पा रहा। अब हम डिजिटल पीस चाहते हैं। डिजिटल पीस भी चाहते हैं। ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर उसामा, हमें ये बताएं कि चले ये इन ममालिक ने तो पाबंदियां जो हैं वो लगा दी हैं, हमारे यहाँ तो अब नहीं लगी, तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम जो है वो अगर डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बच्चे दे रहे हैं, पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, तो चलें इतना जो है वो काबिल कबूल है, एक्सेप्टेबल है किसी हद तक?
देखिए 2 साल से कम उम्र बच्चे का तो 0 स्क्रीन टाइम, 2 साल से कम उम्र बच्चे को तो आप बिल्कुल ना दें। अगर आप कोई पोइम लगाते भी हैं, अभी आपको मेरे से ज्यादा शायद पता होगा कि वो जो बेबी शार्क टू डू, वो जो कोको मेलन की पोइम्स हैं, दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं उससे डबल व्यूज हैं उसके। जी मतलब इस वक्त अगर आप चैट जीपीटी से पूछें कि जी टॉप 10 मोस्ट व्यूड वीडियोस यूट्यूब पे कौन सी हैं, तो वो बच्चों की राइम्स की हैं। बच्चों की हैं, सही है। तो इसका ये मतलब है कि बच्चे को आप पालने से ही लगा रहे हैं फोन पे। सो 2 साल तक तो 0 स्क्रीन टाइम है। 2 साल से 10 साल तक आप 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे तक, वो भी चेक एंड बैलेंस के साथ कि बच्चा आपके साथ टीवी लाउंज में बैठा हुआ है, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, आप वहां पे मौजूद हैं, आप कभी कभी उसका टैब और फोन चेक भी कर रहे हैं, तो ये याद रखें देना तो है, इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। रेगुलेशंस बना लेंगे, जो मैंने कहा ना, ओवरऑल एक घर का निजाम है कि उस घर में खाना भी टाइम पे हो रहा है, सोना भी टाइम पे हो रहा है, तो फोन का भी निजाम आ जाएगा। आपके पूरे घर का निजाम ऑल ओवर द प्लेस है, दोनों मियां बीवी काम करते हैं, मेड रखी हुई है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो फिर आप फोन को भी, डॉक्टर उसामा, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं है कि पेरेंट्स यूज कर रहे हो बच्चों के सामने और फिर बच्चों को कहें कि आपने नहीं यूज करना, तो इस बात पे तो बच्चे नहीं मानेंगे, वो तो फिर बल्कि और भी टेंट्रम्स जो है वो थ्रो करेंगे। सो देखिए, यही मैंने कहा ना कि आपने लीड बाय एग्जांपल, 2 घंटे का टाइम है, उस वक्त आप भी यूज कर रहे हैं, उस वक्त वो भी यूज कर रहे हैं, मतलब 2 साल से अगर बच्चा ऊपर है, सो आप लीड बाय एग्जांपल करेंगे। यार मैं आपके साथ बैठा हूं 2 घंटे, आप भी गेम देखो, मैं भी अपना काम करूं, 2 घंटे के बाद हम दोनों ने ये छोड़ना है टीवी पे ड्रामा देखना है, 2 घंटे के बाद दोनों ने ये छोड़ना है, हमने पार्क जाना है। जो हम हमेशा बात करते हैं कि अदर एक्टिविटीज क्या है, आप देखें, लोगों को सोल्यूशन दें कि प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर दी, इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर आप फोन को, सोशल मीडिया को 2 घंटे तक ले आए हैं, तो बाकी 22 घंटे उसने क्या करना है? अगर वो 8 घंटे सोएगा, उसके सोने का टाइम रखेंगे, बाकी टाइम पीछे बच गया, स्कूल का टाइम है, एकेडमी का टाइम है, कारी साहब का टाइम है, म्यूजिक का टाइम है, खेलने का टाइम है, अगर आपने उसकी जिंदगी में कुछ ऐड नहीं किया हुआ, और फिर आपके पास भी फोन ही है और उसके पास भी फोन ही है, म्यूजिक आप भी नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनता, खेलते आप भी नहीं है, वो भी नहीं खेलता, किताबें आप भी नहीं पढ़ते, वो भी नहीं पढ़ता, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा वाकई। और हेल्दी सोल्यूशन अगर आप देंगे और फिर बाकी एक्टिविटीज़ में एंगेज रखेंगे तो बच्चा हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम देखते भी हैं कि स्क्रीन टाइम जो है बच्चों का आजकल 24-24 घंटे भी है, अगर वो कम हो जाए तो बाकी एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व होंगे, थोड़ा सोशलाइज होंगे, थोड़ा उठे बैठेंगे, दोस्तों में जाएंगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की करवाएंगे, और पार्क्स में लेकर जाने वाला रुझान भी अब देखें बच्चों का कम होता जा रहा है। पहले वक्तों में बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे या फिर क्रिकेट गली में खेल रहे होते थे, तो इन्वॉल्व होते थे कहीं ना कहीं आउटडोर एक्टिविटी। अब है घर में कमरे में बैठे हैं और सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, या फिर व्लॉगर हैं या इन्फ्लुएंसर है हर कोई, तो ये चीज़ों से अब हमें थोड़ा सा दूर होना होगा। और कानून पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इस हवाले से सख्त बनाने की जरूरत है। खेल थे ना, उनमें फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब नहीं है। अब हम वही बात कर रहे हैं कि बच्चे जंक फूड भी खा रहे हैं, मूवमेंट भी कोई नहीं कर रहे, सुस्त भी हो रहे हैं, मोटापा भी जो है वो बच्चों में आ रहा है, बच्चे शिकार बिल्कुल हो रहा है। और फिर आई साइड जो है वो छोटी सी उम्र में इतने इतने मोटे चश्मे लगे होते हैं कि तरस आ रहा होता है देख के। तो खुदारा अपने बच्चों के लिए जो है वो टाइम निकालें, उन पर जरा चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि जनाब ये कौम का मुस्तकबिल भी है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने सनसनीखेज और ड्रामाई मोड के बाद अब फाइनल 4 यानी सेमीफाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। फीफा रैंकिंग के मुताबिक इस वक्त फुटबॉल की बेहतरीन टीमें फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन और इंग्लैंड हैं, और यही टीमें सेमीफाइनल तक पहुंची हैं। ये टॉप 4 अब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से सिर्फ 2 फतुहात की दूरी पर हैं। एक तरफ किलियन एम्बापे और लेमिन यामाल का मुकाबला है, तो दूसरी तरफ लियोनेल मेसी और बेलिंगम के दरमियान आसाब की जंग मुतवक्के है। और ज़ैर, कल फ्रांस और स्पेन का मैच जहां फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला साबित हो सकता है, वहीं इंग्लैंड और अर्जेंटीना की 40 साल पुरानी तारीखी दुश्मनी दोबारा जिंदा होने की उम्मीद है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना के हक में आने वाले VAR के फैसलों ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। क्या सेमीफाइनल के मुकाबले भी मुतनाज़े हो जाएंगे? ट्रॉफी उठाने का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्पोर्ट्स तजियाकार अकरम मलिक। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, रैंकिंग में टॉप 4 और वही सेमीफाइनल में पहुंची हैं, आपको इन चारों में से सबसे ज़्यादा बैलेंस और स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी नज़र आ रही है? देखें, यहाँ पे जो स्पेन की टीम है वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड है, काफ़ी वेल डिफेंडेड टीम है और उनका अटैक बहुत अच्छा है।
फ्रांस की अटैकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही आला है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैकिंग टीम अभी फ्रांस की है। उनकी एक तो पोजिशनलिटी बिल्कुल उनकी ओरिजिनल है, उनकी कोई मसला नहीं है, वो कहाँ कहीं भी खेल सकते हैं। उनकी असिस्ट मेकिंग, गोल स्कोरिंग बहुत अच्छी है। बात आ रही थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड हमेशा से अच्छी स्क्वाड रही है, लेकिन कभी भी इस तरह मैच नहीं की जिस तरह ये टीम अभी कर रही है। चांसेस इनके हैं प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि मुकाबले में खड़ा है मेसी और अर्जेंटीना। ऑल्दो अर्जेंटीना की काफ़ी कोई कंट्रोवर्शियल कॉल्स हो चुकी है इस टूर्नामेंट में, लेकिन सही। जो ये मैच होगा इसमें दोनों मेजर टीम्स हैं, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट वॉचिंग होगी सबकी। सही है। इसमें इस तरह की कंट्रोवर्शियल कॉल्स बड़ी मुश्किल से होंगी, लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त होगा दोनों के दरमियान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल फ्रांस और स्पेन के दरमियान पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। देखा जाए तो फ्रांस के एम्बापे 8 गोल कर चुके हैं। स्पेन 36 मैचों से नाकाबिले शिकस्त है और यमाल से भी काफ़ी उम्मीदें हैं। इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले में आपको किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, अगर कुछ प्रेडिक्ट करें आप? देखिए, आखिरी 2-3 मैचेस देखे जाएं। आखिरी जो मैच था स्पेन वर्सेस फ्रांस का, वो 2025 में नेशंस कप में था, जिसमें स्पेन जीती थी 5-4। ऑल्दो फ्रांस ने 4 गोल किए थे, लेकिन अगर जो मैच देखता है उसको पता था कि ये फ्रांस की स्क्वाड उस तरह कर नहीं पाई। उनने शुरू में 4-0 डाउन रहे हैं, बाद में उन्होंने कम बैक किया, 5-4 हारे हैं, लेकिन फिर भी फ्रांस की वो कैपेबिलिटी अपनी नहीं शो कर पाए। उससे पीछे चले जाएं तो 2024 में यूरोस में जो मैच था उसमें स्पेन ने काफ़ी कंफर्टेबली फ्रांस को हराया था। लेकिन बात यह है कि फ्रांस ने अपनी काफ़ी मेंटालिटी चेंज कर दिया है। डिडियर डेशॉम्प ने काफ़ी इनको इन्विग्रेट कर दिया वापस। जो 2018 की इनकी मेंटालिटी थी वो वापस आ गई हुई है। दे आर विनिंग टीम, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा, काफ़ी अटैकिंग माइंडेड मैच होगा। यहाँ पे स्पेन को अपनी डिफेंस को हमेशा ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा, काफ़ी फोकस रखना पड़ेगा। जहाँ पे भी थोड़ी सी गलती हुई, माइकल ओलीसे, डुए, डेम्बेले और एम्बापे दोनों में से किसी में कोई भी एट एनी मोमेंट गोल स्कोर कर सकता है। काफ़ी अटैकिंग माइंडेड मैच होगा ये। सही। अच्छा, लियोनेल मेसी ने अपने शानदार करियर में कभी इंग्लैंड का सामना नहीं किया। पहली बार वो वर्ल्ड कप के इतने बड़े मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उतरे हैं। इंग्लैंड के पास जॉर्ड बेलिंगम हैं, और जिन्होंने गुज़श्ता दोनों नॉकआउट मैचेस में 2-2 गोल करके रिकॉर्ड भी बराबर किया है। और साथ ही कप्तान हैरी की अगर हम बात करते हैं, वो भी फॉर्म में है। तो क्या ये जोड़ी अर्जेंटीना के दिफा को तोड़ पाएगी? देखें, ये जो मैचअप है ये आखिरी इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मैच हुआ था 2005 में। उसके बाद कभी भी इन दोनों का आपस में मुकाबला नहीं हुआ। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि बीच में आपस में इनकी रिसेंट हिस्ट्री कोई नहीं है। लेकिन देखा जाए तो मेसी अपने पूरे करियर में काफ़ी इंग्लैंड की क्लब टीम से खेलता आया। ही हैज़ वेरी मच एक्सपीरियंस इन नॉकिंग देम आउट। ऑल्दो वो खुद भी काफ़ी हार चुके हुए हैं इनसे। सबसे बड़ी एग्जांपल लिवरपूल की आ जाती है। लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा जहाँ पे इंग्लिश प्लेयर्स की आ जाती है बात, इन्फॉर्म्स की। जूड बेलिंगम ने आखिरी 2 गोल्स मैचेस में 2 गोल नॉर्वे के खिलाफ किए, जो उन्हें जिताया। केन के 7 गोल्स जा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। काफ़ी इनफॉर्म टीम है दोनों की पेयरिंग। लेकिन आगे फिर मेसी है। मेसी को बस 1-2 मोमेंट चाहिए होते हैं मैजिक करने के लिए। उसके पहले 2 टचेस होते हैं स्विट्जरलैंड के खिलाफ। पहले 2 टचेस में पहले 2 चांसेस क्रिएट किए, ऑल्दो वो कन्वर्ट नहीं हो सके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि सबसे बड़े तनाज़े की अगर हम बात कर लें, सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं, मैच गुजर गया लेकिन अभी तक उसकी शनीद है कि अर्जेंटीना को VAR से फ़ायदा जो है वो पहुंचाया जा रहा है। स्टैट्स देखें तो उनके हक में शरह जो है वो 6.7 रही, जबकि उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया। आप इस पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या एनालिसिस? जहाँ पे बात आ रही थी VAR की, VAR बना था ऐसे मौक़ों के लिए जहाँ पे क्लियर कट ऑफेंसेस थे या कुछ मसला था जो रेफरी के व्यू में नहीं आया। इसलिए VAR बना गया था। VAR अपनी इटसेल्फ टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी यूज़फुल है। सही। बहुत सारे गोल्स जो स्कोर हुए हैं ऑफ साइड पे या फाउल्स के बेसिस पे, उसको VAR ने रोका है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मसला लोगों को फेस हो रहा है, जो उस पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, वो बात आती है ओवर बेसिकली ज़्यादा फोकस करने की, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की। ओवरली इन्वॉल्व हो रहा है VAR। अब फ़र्ज़ किया जिस तरह इजिप्ट के ख़िलाफ़ जो अर्जेंटीना का मैच था, उसमें इजिप्ट का जो दूसरा गोल था वो डिक्लेयर किया था और फाउल की वजह से कि वो नो गोल है। लेकिन बाद में जब अर्जेंटीना ने अपना दूसरा गोल किया, वहाँ पे सेम सूरत हाल थी। मोहम्मद सलाह को उसमें गिराया गया था, फाउल किया गया था, लेकिन VAR की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला बना हुआ है, लेकिन होपफुली इस दफ़ा इतना मसला नहीं होगा। जहाँ पे सही। बात आ रही थी अर्जेंटीना की, वहाँ पे
एट द सेम टाइम हमें इक्वल रह के इंग्लैंड की भी बात करनी चाहिए। इंग्लैंड के आखिरी नॉर्वे के खिलाफ मैच में भी काफ़ी कुछ कॉल्स थी, VAR वाली नहीं, लेकिन कुछ कॉल्स थी जो कि 50-50 होनी चाहिए थी। सही। यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा था कि रेफरी वाज अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स इंग्लैंड, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। उम्मीद है ऐसी कोई कंट्रोवर्सी दोबारा नहीं फैलेगी, लेकिन कुछ कह चलिए नहीं सकते उम्मीद हम। करते हैं कि ऐसी कोई कंट्रोवर्सी ना हो। अच्छा, मिस्र के खिलाफ राउंड ऑफ 16 में मिस्र का गोल मंसूख होना, अलजायर के खिलाफ मेसी को रेड कार्ड ना मिलना, ये फैसले वाकई मशकूक थे या दुरुस्त? और वैसे अगर हम देखें तो ट्रंप के दबाव पर अमरीकी खिलाड़ी को रेड कार्ड के बावजूद खेलने की इजाज़त के बाद फीफा की गैर जानिबदारी पर यकीन किया जा सकता है? फीफा प्रेसिडेंट की जहाँ कोई बात की जाए, इन्फेंटिनो की, इन्फेंटिनो ने बड़ा उसका मशहूर अभी डायलॉग था, एक स्टेटमेंट थी जब अर्जेंटीना वर्सेस काबो वर्दे हो रहा था। काफ़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा मैच था। उसमें इन्फेंटिनो का एक जो कि फीफा प्रेसिडेंट है, उसका स्टेटमेंट थी कि आई वॉज सफरिंग विद अर्जेंटीना। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरा वर्ल्ड कप होल्ड कर रहा है, ये जी। बिल्कुल भी अच्छी स्टेटमेंट नहीं है कि जी। एक स्मॉल टीम जिसका फर्स्ट वर्ल्ड कप है, वो वर्ल्ड चैंपियंस को इतना अच्छा मुकाबला दे रही हो और आप कह रहे हो कि यू वर सफरिंग विद अर्जेंटीना। इससे लोगों की काफ़ी जो बायसनेस है फीफा की, वो लोगों के दिमाग में सेटल हो गई है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। अब असल में ऐसा कुछ है या नहीं है, उसका तो कुछ नहीं कह सकते। फीफा इज़ हिस्टोरिकली वेरी करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ बात हो सकती है कि कुछ मैच फिक्सिंग हुई हो, जिस तरह इजिप्ट के कोच ने इजिप्ट, कहा जी, था जी। कि अगर मैच फिक्स हुई है तो हमें बुलाने की ज़रूरत क्या है, सीधा अर्जेंटीना को ट्रॉफी दी जाए। लेकिन अगर रियलिस्टिकली ऐसी कोई चीज़ हुई या नहीं हुई, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। ऑल्दो सॉफ्ट कॉल्स काफ़ी मिली हैं अर्जेंटीना के फेवर में। एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला ये असल में है। सॉफ्ट कॉल्स मिली हैं जो नहीं मिलनी चाहिए थी, कुछ उनके फेवर में डिसीजंस किए जो नहीं जाने चाहिए थे। लेकिन हिस्टोरिकली 2022 में भी अर्जेंटीना के फेवर में ऐसी कॉल्स गई हैं। अब हम कुछ कह नहीं सकते, ये बिल्कुल तो बिल्कुल, रिसर्च ये और जो यानी एतराज़ात उठाए जा रहे हैं ये दुरुस्त हैं। अब आ जाते हैं गोल्डन बूट रेस की तरफ। तो इसमें हम देख रहे हैं मेसी और एम्बापे दोनों 8-8 गोल के साथ बराबर ही चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और गोल्डन बूट किस खिलाड़ी के हिस्से में आने वाला है? जहाँ तक गोल्डन बूट की बात आती है, गोल्डन बूट उसी को मिलेगा जो टीम आखिरी फाइनल में जाएगी, क्योंकि अभी हेड टू हेड मेसी और एम्बापे के इक्वल गोल्स जा रहे हैं। पिछली दफ़ा भी एम्बापे को गोल्डन बूट मिला था, बट ही लॉस्ट द फाइनल इन 2022, जी। जहाँ पे अर्जेंटीना वन द गेम। अभी इन फॉर्म की बात की जाए, मेसी ने अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं अर्जेंटीना के, इन सब इन ही हैज स्कोर्ड इन ऑल मैचेस। एम्बापे ने भी अपनी कैपेबिलिटी काफ़ी दिखाई है। ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल अगेंस्ट मोरक्को। तो यहाँ पे इक्वल हेड टू हेड ही जाएगा। अब फाइनल में देखी जाएगी कि कौन सी टीम पहुँचती है, कौन कर पाएगा। लेकिन हमें रिमिस होकर अगर हम मेंशन ना करें हैरी केन को, जो कि 7 गोल्स पे जा रहे हैं। ही आल्सो हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गोल्डन बूट। लेकिन अगर देखा जाए, इंग्लैंड की हिस्ट्री देखी जाए, तो उसका मुश्किल है कि वो फाइनल पहुँच पाए। हमेशा दे चोक एट द एंड। तो होपफुली दिस इज़ द ईयर फॉर इंग्लैंड कि सही इट्स कमिंग होम दिस ईयर। सही। बहुत शुक्रिया मुहिमिन आपके वक्त का, और वाकई जी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस देखेंगे, और मेसी के भी बहुत फैंस हैं। और ये गोल्डन बूट वाली बात तो सुनकर मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी फुटबॉल के मैदान में उतर जाना चाहिए। क्या सोने का होगा ये? तो वाकई इंटरेस्टिंग गेम्स हैं और बड़े लोग एक्साइटेड भी हैं। और जिस तरह से कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं, हम दुआ गो हैं जी खेल के मैदान में कुछ इस तरह की ना कंट्रोवर्सीज हों। बड़े फैंस हैं फुटबॉल के, लोग बहुत एक्साइटेड होकर मैचेस देख रहे हैं। तो बस सियासत को बीच में ना लाएं तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। यानी आप देख लें कि जो एतराज़ात उठ रहे हैं वो दुरुस्त हैं, कुछ है तो तभी तो मामला जो हैं वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बातें जो हैं वो हो रही हैं। तो अब देखते हैं कि जनाब जो सेमीफाइनल मुकाबले हैं इनके अंदर भी क्या कोई ऐसा रिप्ले देखने को मिलता है या नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की उस सहर अंगेज़ और सदाबहार शख्सियत की, जो कि आपकी और मेरी, हम सबकी बहुत फेवरेट हैं और वक्त गुजरने का जिन पर कोई असर ही नहीं हो रहा। शोबिज़ इंडस्ट्री में 3 से ज़ायद दिहाइयाँ गुजर गई, मगर वो आज भी जवान नजर आती हैं। पाकिस्तान की एवरग्रीन और खूबरू अदाकारा महानूर बलोच आज अपनी 56वीं सालगिरह मना रही हैं। 14 जुलाई 1970 को अमेरिका में पैदा होने वाली महानूर बलोच ने साल 1993 में पीटीवी के मशहूर ज़माना ड्रामा सीरियल मारवी से अपनी अदाकारी का शानदार आगाज़ किया था, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ड्रामा सीरीज तलाफी में अपने किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा का लक्स स्टाइल अवार्ड जीता। बतौर डायरेक्टर उनका पहला सीरियल लम्हे था, और फिल्म मैं हूँ शाहिद आफरीदी में फीमेल लीडिंग रोल में वो नज़र भी आई, और पाकिस्तान की वाहिद अदाकारा हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग
3 नस्लों तक फैली हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लोगों का तो यहाँ तक उज़ैर कहना है कि वो उनके दादा और वालिद के ज़माने में जैसी खूबसूरत नज़र आती थी, आज भी सबकी वैसी फेवरेट। सबकी फेवरेट आज भी वैसे ही माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि डायरेक्टर फ़हीम बर्नी के साथ बॉब कट उन्होंने जी बालों का अपना करवाया हुआ है और नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल, लोग बहुत सराह भी रहे हैं। और उनके मदाह जो हैं, उनके जो फैंस हैं, वो देखकर हैरान भी रह जाते हैं समटाइम्स कि वाह माशाल्लाह, क्या वैसे कुदरत का करिश्मा, इतनी खूबसूरती। और इनकी खूबसूरती का राज भी उन्होंने जी बताया है। उनका कहना है कि वो रात को सोने से पहले चेहरे की क्लिनजिंग और धूप में निकलने से पहले सन ब्लॉक का इस्तेमाल कभी नहीं भूलती हैं। तो ये एक ट्रिक है। और इसके साथ साथ वो रोज़ाना 30 मिनट एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हैं। और अपनी जो ग़िज़ा है उससे उन्होंने चीनी और आटे का मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट किया हुआ है। तो अगर आप भी इतने खूबसूरत, यंग और प्यारे नज़र आना चाहते तो महानूर बलोच के फॉर्मूले पर अमल करें, ताकि आज से ही आप भी देखेंगे कि बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते आप भी यंग ही नज़र आएंगे। और महानूर बलोच की बर्थडे है तो उन्हें वंस अगेन हैप्पी बर्थडे कह देते हैं। जिस तरह वो खुद खूबसूरत है माशाल्लाह, उनका काम भी, उनकी एक्टिंग स्किल्स आप देखें वो भी उतनी अच्छी हैं, उतनी यानी अच्छी अपने हैं, काम के बिल्कुल। साथ भी मैच करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि शायद वो इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हैं तो अपनी खूबसूरती की वजह से बिल्कुल उनका टैलेंट काम भी भी और बड़ा ब्यूटी भी जबरदस्त हैं, है। वाकई बिल्कुल तो उज़ैर। बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। जी, आप बहुत शहर में वो कहते हैं ना कि मुब्तला हो मुब्तला जाना, हो जाते हो जाना। हैं, खो गए हैं, तो हम ब्रेक ही लेते हैं। यहाँ वक्त का ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और मेडिकल साइंस की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने जहां हर शोबे को बदला है, वहीं डेंटल करियर में भी एक इनकलाबी तब्दीली आई है, जो कि मैं सुनकर बहुत हैरान हूँ। हम डिस्कस भी कर रहे थे ब्रेक में। और माजी में हम देखते थे कि दांत अगर टेढ़े हैं तो दूर करने के लिए दांतों के दूसरे मसाइल, जो भी कुछ मसाइल होते हैं, मरीज़ को तवील और तकलीफ दे सर्जरी से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब डिजिटल डेंटिस्ट्री ने इस पूरे अमल को इंतहाई आसान, महफूज और बहुत ज़्यादा तेज़ बना दिया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब तो बगैर किसी काटी या टांके के डेंटल इम्प्लांट लगाना भी मुमकिन है। और रिवायती और नुमाया नजर आने वाले ब्रेसेस की जगह अब क्लियर अलाइनर्स ने ले ली है। तो डिजिटल प्लानिंग के जरिए डॉक्टर इलाज से पहले ही इसका हतमी नतीजा कंप्यूटर स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी है क्या और किन लोगों के लिए बेहतरीन है? तो जनाब जो कर रहे हैं उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ डेंटल सर्जन डॉक्टर अली रियाज। अली, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। अली, हमें ये बताइए कि ये डिजिटल होने का कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से आया? रिवायती तरीका जो इलाज चल रहे हैं उससे कितना मुख्तलिफ है और कितना बेहतर है? अच्छा, बेसिकली ये कोई मशीन नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं सर्जरी से पहले। तो पहले क्या होता था कि सर्जरी के दौरान सर्जन ज़्यादातर डिसीजंस लेते थे जब उन्होंने सर्जरी कर रहे होते थे, मगर अब हमने क्या कर दिया है कि अब हम सारी ट्रीटमेंट प्लानिंग को प्री ऑप प्लानिंग पे लेके। सही। तो बेसिकली सीटी स्कैन्स का इस्तेमाल होता है, इसमें 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल होता है, ओरल स्कैनर्स का। उसकी मदद से एक डिजिटल 3D मॉडल आपके पूरे टिश्यू का, हार्ट टिश्यू का, ओरल टिश्यू का हमारे पास कंप्यूटर में आ जाता है। तो उसके थ्रू हम कंप्यूटर में ही आपकी सर्जरी की सारी प्लानिंग कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि बोन की डायमेंशंस क्या हैं, नर्व्स कहाँ से गुजर रही हैं, आर्टरीज, वेन्स वगैरह सब कुछ उस लिहाज से हम उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। तो डिजिटल डेंटिस्ट्री जो है वो जो डिजिटल एडवांसमेंट्स हैं डेंटिस्ट्री में उसको जो बयान करती है वो एक टर्म है। वाह, ज़बरदस्त। यानी कि ये सारा प्री वर्क हो जाता है, पूरा होमवर्क करने के बाद आप मैदान में उतरते हैं और फिर ये सारा कुछ होता है, जो कि पहले हम देखते हैं कि सर्जरी करें तो उसी मौके पर वो देखते हैं। अच्छा, ये तमाम उम्र के लोगों के लिए सेफ़ है? क्योंकि हम देखते हैं बुढ़ापे में जाकर दांतों को जब चेंज करें या इम्प्लांट करें तो प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, उन्हीं सबसे ज़्यादा फ़ायदा ही उस उम्र के लोगों के लिए है, क्योंकि पहले उनको एक तवील सर्जरी से गुजरना पड़ता था। अब ये है कि बिना फ्लैप रेस किए, बिना कट लगाए उनको हम इम्प्लांट्स उनके प्लेस कर देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। सिर्फ 16 साल से कम उम्र बच्चों में हम इम्प्लांट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी बोन ग्रो कर रही होती है। उसके अलावा हर उम्र का जो इंसान है और लोग हैं उनके अंदर हम। अच्छा अली, हमें ये बताएं कि पेशेंट्स की सेटिस्फेक्शन कैसी है? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, पहले तो यही नहीं पता चल रहा होता था कि होना क्या है, मौके पे पता चल रहा है, बताया कुछ जाता था और फिर बताया जाता था नहीं अब हम ये वाला रूट ले रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। लेकिन इससे कस्टमर जो है, जो आपके पेशेंट्स हैं, वो कितने सेटिस्फाई होते हैं? क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि कौन सा ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है और किस तरह से होना है। तो बेसिकली देखें, फियर ऑफ द अननोन, जब आपको पता नहीं होता होना क्या है, रिजल्ट क्या होना है, तो आपके अंदर एक बहुत खौफ होता है। अगर आपको दिखा दिया जाए
कि आपके दांत जो हैं साल बाद 6 महीने बाद ऐसे हो जाएंगे, इम्प्लांट्स इस तरह लगेंगे, उसके ऊपर दांत इस तरह आ जाएंगे, आपकी बाइट इस तरह हो जाएगी, तो पेशेंट बहुत हद तक मुतमिन हो जाता है। उसके बाद जब सर्जरी में आपको, क्योंकि कट्स नहीं लगने, ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, तो पेशेंट का जो बाद में हीलिंग प्रोसेस है वो बड़ा आरामदेह होता है। आरामदेह होता हमें शुरू में यहाँ तक सुनने को मिला कि देयर वर सम पेशेंट जो कहते थे कि डॉक्टर साहब इम्प्लांट ठीक लगा है, तो हमने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा जी वो मेरे भाई ने लगवाया था, उनको तो हफ्ता दर्द रही थी, तो मुझे तो आज एक दिन बाद ही दर्द खत्म हो गई। तो क्योंकि वो कट्स नहीं लग रहे तो वो इसलिए वो पेशेंट को ना उस तरह पेन नहीं हो रही। पेन नहीं होती है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, दांतों का टेढ़ापन भी बहुत ज़्यादा मसला है, और हम पहले वक्तों में देखते थे वो धाती तारे वगैरह लगा के, ब्रेसेस वगैरह लगा के कहीं ना कहीं उसको शेप में लाया जाता है। तो अब क्या टेक्निक्स हैं, क्या तरीक़ाकार है? अब क्लियर अलाइनर्स आ गए हैं जी। ठीक है। तो बेसिकली होता ही है कि आपका स्कैन लिया जाता है और उसके बाद एआई की मदद से और डॉक्टर की मदद से उसका एक पूरा रिजल्ट बनाया जाता है 3D में। पेशेंट को दिखाया जाता है कि आपके 1 मंथ बाद दांत ऐसे हो जाएंगे, 2 मंथ्स बाद ऐसे हो जाएंगे, एंड बाय द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट इस तरह का आपका रिजल्ट निकलेगा। और जो क्लियर अलाइनर्स हैं वो एक प्लास्टिक शीट से, इंजेक्शन मोल्डिंग से बनते हैं, जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं खराब होता, सही। क्योंकि वो आपने पहने हो तो किसी को पता नहीं चलता कि कुछ लगा हुआ है दांतों पर। तो ब्रेसेस का ये था कि उससे छाले भी बनते थे। सबसे बड़ा उसका जो साइड इफेक्ट था, ड्रॉबैक था, वो था बच्चों का कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बुलिंग होती थी स्कूल्स में और वो उनको नर्ड समझा जाता था, तो वो उस चीज़ का। अच्छा अली, हमें ये भी बताइएगा कि ये अलाइनर्स जो लगाए जा रहे हैं, क्लियर अलाइनर्स, इनकी एहतियात क्या है? मतलब आपने उमैड को फॉलो करना है, 1 मील अ डे आपने लेना है, और इस तरह की कोई चीज़ें हैं इसके अंदर, या आप नॉर्मल जिस तरह से किसी के भी सेहतमंद दांत हैं उसी तरह से आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं इस तरह का है। आपने 22 घंटे, 20 से 22 घंटे इनको पहनना होता है। जब भी आपने कुछ खाना या पीना तो ये उतर जाते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ ये होता है कि हमें पेशेंट का कंप्लायंस चाहिए होता है, वो खुद विलिंग हो उस ट्रीटमेंट को कैरी ऑन करने के लिए, क्योंकि इसका हमें सिर्फ ये चाहिए होता है कि वो टाइमली अपने अलाइनर्स, उनको पूरा एक मैप देते हैं, एक प्लान देते हैं कि 15 डेज बाद आपने अलाइनर्स चेंज करने हैं, ये सेट पहनना है। तो बस हमें पेशेंट का कंप्लायंस चाहिए होता है, वरना इसके साथ और कोई इस तरह का हिंड्रेंस नहीं आती है। अच्छा, इसके साथ हम देखें बहुत सारे शुगर पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, जो बहुत कतराते हैं कि हम इम्प्लांट ना करवाएं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके लिए क्या सहूलियात हैं इस? अच्छा, हमें सिर्फ एक चीज़ से मसला आता है, वो शुगर है, क्योंकि जो बोन की हीलिंग है या टिश्यू हीलिंग है वो हिंडर होती है, बट शुगर होना हमारे लिए मसला नहीं है। अनकंट्रोल्ड शुगर हमारे लिए मसला है। तो पहले हम HbA1c टेस्ट वगैरह, डिफरेंट टेस्ट वगैरह करा के पेशेंट के शुगर लेवल्स चेक करते हैं, फिर हम उसको कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल करने के बाद हम सर्जरी करते हैं। शुगर होना बिल्कुल कोई मसला नहीं है, अनकंट्रोल्ड शुगर। इसी तरह हाइपरटेंशन मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हमारे लिए मसला है। तो अगर वो मैनेज हो जाए तो पेशेंट्स के लिए इसमें कोई इस तरह की। अच्छा अली, हमें ये भी बता दें, एक और बड़ा अच्छा नुक्ता आपकी बात से निकला है कि कुछ जो शुगर के पेशेंट आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं इस वक्त, और वो करवाना चाहते हैं, तो HbA1c जो टेस्ट करवाया जाता है उसमें कितने पॉइंट हो आपकी शुगर तो आप उसको ट्रीट करते हैं, और उससे ज़्यादा हो तो फिर आप नहीं करते? 7.0। तो बेसिकली हम वी आर एमिंग फॉर के हमारे पेशेंट का जो टेस्ट रिजल्ट है वो 7 से नीचे है, देन वी आर गुड टू गो फॉर द सर्जरी। अगर वो 7 से ऊपर आता है तो फिर हम मेजरमेंट्स करते हैं और उनको मैनेज करवाते हैं। फिर जब वो 7 से नीचे आता है फिर हम वी प्रोसीड विद द सर्जरी। अच्छा, हम देखते हैं जो पिछले रिवायती तरीके थे ना, अगर मैं अपने घर में बात करूं, मेरी मदर के, तो उन्होंने जब से इम्प्लांट करवाया है ना, तो वो यही कहती है मेरे से कुछ चबा ही नहीं जाता है, तो इतने मजबूत ही नहीं होते, खा ही नहीं पाते। ये क्या रीज़न होती है, क्या वजह? मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर जो दांत लगा है वो प्रॉपर एक्लूजन में नहीं आ रहा होगा, मतलब कि या तो बाकी दांतों की निस्बत ऊपर है, जिससे वो खाती हैं तो ऊपर वाले दांतों पे दबाव पड़ता है, तो उससे उनको पेन होती है। तो वो फिर क्या करती हैं, अवॉइड करने लग जाता है पेशेंट, उस तरफ से नहीं खाता, दूसरी तरफ से खाने लग जाता है, और उससे मसला ये होता है कि सारा लोड जो कि डिवाइड होना था 2 साइड, जॉ का शेप भी मेरे सुने एग्जैक्टली उस तरफ ज़्यादा दांत खराब होने लग जाते हैं। तो इसलिए ट्रीटमेंट करवाना नहीं होता है, अच्छा ट्रीटमेंट करवाना। मतलब वो तो अगर जो साइज ले रहे होते तो वो पेपर रख के भी उसमें चेक कर रहे होते थे, तो अब आप क्या नई जिद्दत लेके आए हैं वो भी बताएं।
उससे काफ़ी हद तक ये कम हो गया। पेपर तो अभी भी रखा जाता रखा है, जाता है, मगर सही। जो इम्प्रेशन, अगर आपको कभी आपने दांतों का वो एक क्रीम सी होती थी, पट्टी होती थी, वो मुंह में रखते थे और पेशेंट को भी गैग होता था, वो सब कुछ खत्म हो गया। हमारे पास एक कैमरा होता है, so we just scan the mouth, वो आपके मुंह में Okay, कैमरा जाएगा, वो सही, सारा सही, उसका सही। साइज ले। अब जो वैसे रिवायती इम्प्रेशन था उसमें थोड़ी थोड़ी abnormalities आ जाती थी। ये दिस इज़ वेरी प्रिसाइज। तो जब दांत बन के अच्छी लैब से बन के आता है तो वो उसमें इतना हमें वो पेपर लगा के उसको इतना ग्राइंड नहीं करना पड़ता। तो वो एक बहुत अच्छी इसमें जिद्दत आई है डेंटिस्ट्री में। इसलिए अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अच्छी लैब्स के साथ भी काम कर रहे हैं। अच्छा अली, हमें ये भी बताएं कि इस चीज़ का क्या इलाज है कि किसी का कोई मसला हो गया है और वो फिलिंग के साथ उसका हल निकल सकता है, लेकिन कहा जाता है रूट कनाल ही होगी आपकी, कनाल ही तो इसका क्या हल है? ये जी अनफॉर्चुनेटली अगर तो ये जो प्रैक्टिस ये की जा रही है ये बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि ट्रीटमेंट वही होना चाहिए जो होना चाहिए, जो जो required बनता है, है, जो जी। रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपको दर्द स्टार्ट हो गई है, इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा, जी। कई लोग डॉक्टर्स को भी गलत समझ लेते हैं। अगर आपको दर्द स्टार्ट हो गई है तो फिर डॉक्टर ने रूट कनाल ही करना है, फिर फिलिंग नहीं हो Filling नहीं हो सकती। फिलिंग तब तक होगी जब तक आपके दांत में दर्द नहीं है। अगर आपको कहीं पे काला निशान नजर आ रहा है या आप वैसे ही डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने देखा, उसको लगा यहाँ पे कैविटी है, तो फिलिंग वहाँ पे हो सकती ठीक है। है। अगर एक दफा वंस यू हैव द पेन तो फिर लेकिन अली, root आप canal इस लीग के अंदर होते हुए ये बात तस्लीम करते हैं कि ये वो ट्रीटमेंट है जिसका सबसे ज्यादा एक्सेसिव यूज जो है वो किया जाता है, किया जहाँ पे जाता है। नहीं भी रिक्वायर्ड होता वहाँ पे भी? बिल्कुल ऐसे ही ऐसा है, क्योंकि ऐसे, महंगा भी बहुत unfortunately है ये ना। चीज़ मैंने तो ये देखा है कि ये दांतों का इलाज सेशन महंगा ही चलते बहुत है, हैं, इतने हाँ, सेशंस हाँ, चलते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो अच्छा, इसकी कॉस्ट कैसी आती है जो आप तरीका इलाज बता रहे हैं डिजिटल का, इसका इसकी क्या? सेम उसी जो रिवायती ठीक है। डेंटिस्ट्री है, उसी कॉस्ट में हम सब ये सब कुछ करते अच्छा। हैं। इसका कोई हम अली, एक्स्ट्रा कुछ चार्ज लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि दांतों के अंदर रेशा पड़ गया है, ये किस वजह से होता है और इसका फिर इलाज क्या है? ये बेसिकली इन्फेक्शन है जो एक दफ़ा आपको दांत में दर्द शुरू हो गई तो इसका Right. मतलब है उधर बैक्टीरिया आ गया है। सही। अब उसने आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करना है। इसमें गफलत पेशेंट की तरफ से है। रेशा पड़ना इज़ अ वेरी लेट स्टेज। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने बहुत देर इससे दर्द पहले की भी बर्दाश्त- स्टेजेस थी कुछ? पहली स्टेज थी कि आपको सिर्फ काला निशान दांत में नजर आया या cavity आपको कोई- थोड़ा सा हल्का सा फील हुआ कि दांत में सुराख है। राइट। फिर उसके बाद आपको दर्द हुई, फिर उसके बाद आपको मजीद दर्द मेंटेन रहने वाली पहले होती है, खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद लगातार दर्द होने लगी। उसके बाद नर्व्स डेड हो जाती हैं और आपको दर्द होनी बंद हो जाती है। पेशेंट समझता है कि यार ये तो मैं ठीक हो नॉर्मल गया, हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, और उसके बाद रेशा पड़ता है। ओह। तो इसका मतलब रेशा पड़ने का मतलब कि हड्डी के अंदर इन्फेक्शन पड़ गया, विच इज़ वेरी सीरियस। तो हम लोग पता नहीं क्यों इतना वेट करते हैं। जब पहले तो गेट योर सेल्फ चेक एवरी 6 मंथ, गो टू अ गुड डेंटिस्ट। ठीक है, और क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा शुरू में कि कहाँ पे निशान है, उसके लिए डॉक्टर का देखना। इसका हल क्या है ये भी बता दें साथ ही साथ, इलाज क्या है इसका? इलाज ही है कि अर्ली ट्रीटमेंट। Early अर्ली इसको आप रेगुलरली 6 मंथ बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, और वो आपका चेकअप करे। और अगर छोटी मोटी अली, फीलिंग, मेरा सवाल ये था कि जिसको हो गया है खुदा ना खास्ता, अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट रूट कनाल है, ठीक है। जो कि थोड़ा एक कॉस्टली प्रोसेस है। अगर पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है तो फिर हमें दांत निकालना पड़ेगा। जी। ये ही 2 तरीके हैं। अच्छा, आजकल हम देखते हैं क्लीनिंग के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं और हम इतने सारे ट्रीटमेंट्स सुन कर अब हमारा भी दिल Scaling, करता है स्केलिंग करवा लें, दांत बहुत चमकदार शाइनी हो जाएंगे। ठीक है, वो कुछ कहते हैं घिस घिस के ख़राब ही करने हैं आपने अच्छा, अपने दांत। इट्स अ मिथ। हाँ, पता नहीं क्यों ये हमारे लोगों में इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं और उनको एक सेहतमंद जिंदगी से दूर रखा जाता दूर है। रखा जाता है। स्केलिंग एक एस्थेटिक ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। स्केलिंग दांतों की खूबसूरती के लिए कम, और ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल। तो बेसिकली स्केलिंग होती है मसूड़े और हड्डी की हेल्थ को मेंटेन रखने। ओके। आप ब्रश कर रहे हैं, आप फ्लॉस कर रहे हैं, मगर गम के नीचे हड्डी में इन्फेक्शन या बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन चुकी हैं, जिसको हम टार्टर भी कहते हैं, उसको आप नहीं ट्रीट कर सकते। अच्छा। उसके लिए आपने एवरी 6 मंथ स्केलिंग करानी है। अगर आप स्केलिंग कराते रहेंगे, आप मसूड़ों की बीमारी से दूर रहेंगे। और मोस्टली यहाँ पे समझा जाता है 60-70 ईयर्स के जो अफराद हैं, जी, वो जी, उनके दांत मिसिंग है, 2, 4, 6, 8 दांत है मुंह में, तो हम कहते हैं ये नॉर्मल है। Normal. दिस इज नॉट नॉर्मल। आप रेगुलरली इसी एज से फ्रॉम लाइक आप अपनी जवानी से अगर रेगुलरली स्केलिंग करा रहे हैं, आपके दांत 70s 80s तक बरकरार रहते हैं। अच्छा, यानी कि हमें निकाल के नहीं रखने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा,
ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि धागे भी दांतों में मारे होते हैं और कुछ मेडिकेटेड धागे भी होते हैं, वो ठीक होते नहीं, हैं जो सेफ? फ्लॉस है, ठीक जो है। प्रॉपर फ्लॉस है वो तो लाजमी करना ठीक है। चाहिए, क्योंकि ब्रश वहां तक नहीं नहीं पहुंच पाता। अब बल्कि बड़ी लेटेस्ट चीज आ गई हुई है वाटर फ्लॉसर, तो इट्स वेरी इजी टू यूज और उसकी अडेप्टेशन बहुत इजी है। वो बेसिकली एक पानी, वो आपके दांतों में एक पानी प्रेशर से पानी मारता है और यू डू इट वंस डेली, तो आपको वो धागे मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो flossing जबरदस्त। का अली हमें ये भी बताएं कि ये जो दांतों में ठंडा गर्म लगने की शिकायत है, इसके नाम पे टूथपेस्ट के बहुत बहुत बड़े कारोबार जो हैं वो खड़े हो गए हैं, बिजनेस सेट हो गए हैं। ये प्रॉब्लम जो है, क्या ये भी किसी बड़े खतरे की इंडिकेशन है, हम इसे कह सकते हैं, और इसका हल क्या है? अच्छा, सेंसिटिविटी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। पहली तो ये है कि आपको मैंने बताया पहले कीड़ा लगता है, कीड़ा लगता उसके बाद दर्द होती है, दर्द से पहले आपको सेंसिटिविटी होगी। तो अगर सेंसिटिविटी हो रही है आपको, तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है उस टाइम पे आपको वो फीलिंग से ही आपका दांत बचा लिया जाए। सही। अच्छा, दूसरी सेंसिटिविटी हो सकती है कि आप स्केलिंग नहीं करा रहे और आप दांतों का ध्यान नहीं रखते, तो आपके मसूड़े जो है ना वो घिस गए हैं। मसूड़े घिसने की वजह से भी आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। और ये जो वाइटनिंग टूथपेस्ट हैं ये बहुत एब्रेसिव होती हैं, ये इनेमल को उड़ा देती हैं। या आप ब्रशिंग बहुत जोर से कर रहे हैं, हार्ड ब्रश यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। तो सेंसिटिविटी इज एन अर्ली साइन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द माउथ। अब तो सोशल मीडिया पे देखे बहुत सारे लोग कहते हैं टूथब्रश करना ही नहीं चाहिए, टूथपेस्ट का इस्तेमाल ही ना करें, ये तो सारे आपको कैंसर ही इसी से हो रहा है, प्रॉब्लम्स ही सारी यहीं से हो रही हैं। नहीं, वो लोग सिर्फ व्यूज इकट्ठे कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि इस चीज का मंजन यूज करें, वो कितने किस्म के मंजन हैं। पहले भी आते थे, वो तो हर घर में मौजूद होते थे। नहीं, ऐसी चीजों से बिल्कुल परहेज करें। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो मैं हर डेंटल सर्जन से करती हूँ, ये जो अकल दाढ़ है ये इनकी वाकई नहीं आई है मेरी अभी क्या तक वजह है आई, इसकी? जिनकी आई नहीं उनको वाकई अकल नहीं आएगी। ये तो आपने अगर इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा ना आपका कद लंबा है। आप समझ सोच के जवाब देना, मैंने आपको चीटिंग करवा दिया। नहीं, इसका अक्ल से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। तो बेसिकली इसका हड्डी की ग्रोथ से ताल्लुक ग्रोथ से है। तो अगर आपकी हड्डी का साइज प्रॉपर है तो उसको जगह मिलती है, वो प्रॉपर ठीक सीधे तरीके से बाहर आ जाता है। अगर आपकी हड्डी का साइज छोटा है तो उसको जगह नहीं मिलती और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में आता है, जिससे दर्द होती है और फिर वो हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। या मुंह में जगह कम हो फिर भी वो नहीं मुंह में निकल जगह, अच्छा, ये निकलवाना भी जरूरी है? कुछ लोगों का बहुत पेन करती है और कुछ लोगों के जॉ से भी एक ग्रो करना शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल, उसको निकलवाना है, उसको बिल्कुल हमने निकलवाना है, क्योंकि वो अगर रहेगा तो वो बाकी दांतों को खराब कर देगा। सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, Thank you, बहुत ही Ali. जबरदस्त गुफ्तगू हुई और दांतों के बारे में काफी नॉलेज समेट ली। अब हम भी एक तरह से डेंटल थोड़े से सर्जन बन गए, अब हम बता सकते हैं लेकिन कि इनसे सर्जरी आपने अपनी जिम्मेदारी पे करवानी है, मेरा कोई अमल दखल नहीं, नहीं है। मैं बस इतना बता सकती हूँ कि आपने मंजन नहीं इस्तेमाल करना, आपने टूथब्रश का इस्तेमाल करना है, टूथपेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रगड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा। रगड़ना नहीं है, वाकई इसमें भी एक पूरी साइंस है, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने दांतों की हिफाजत करें, अपने दांतों का ख्याल रखें, अपने प्यारों के दांतों का भी ख्याल रखें और ज़रूर देखा करें कीड़ा लग गया, प्रॉब्लम हो गई तो नहीं, ठीक है, ओके फाइन, दर्द है तो निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं, जाके इलाज करवाएं। आपके दांत बहुत मेडिकल बजट भी अपना रखा करें आप ना, सालाना रख लें, आप उसे जिस तरह से भी रखना है, 6 माह का रख लें, लेकिन रखें इलाज। क्योंकि उज़ैर ने टारगेट बना लिया, बुढ़ापे में इसने खरोट दांतों से ही तोड़। मैंने तो अब सोच लिया स्केलिंग हर 6 माह बाद करवानी है। मैंने भी सोच लिया, अब हम इतना सोच लिया तो ब्रेक ही बनती है। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं और क्या सूरत हाल होने वाली है। शिमाली पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले इस वक्त एक हौलनाक माहौलियाती आफत की ज़दा में हैं और ताज़ा तरीन जो सैटेलाइट डेटा के मुताबिक ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार में 65% तक का ख़तरनाक इजाफा देखा गया है और 3000 से ज़ायद ग्लेशियर झीलों में से 131 को ख़तरनाक करार दिया गया और 13 झीलें अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़कर तेज़ी से फैल रही हैं और कराकोरम, हिंदुकुश और हिमालय के पहाड़ों पर गुज़श्ता 23 बरसों के रिकॉर्ड कम तरीन बर्फ़ जो है बर्फ़बारी भी हुई है इसमें। और यही वजह माम के चित्राल, हुंजा, गिजर और शिगर जैसे असलाब मुस्तकिल हाई अलर्ट पर हैं। हुकूमत और मकामी इंतजामिया इन झीलों के अचानक फटने से पैदा होने वाले सैलाबों को रोकने और कीमती इंसानी जानें बचाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान PTM में खैबर पख्तूनख्वा अनवर शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपके वक्त का, वेलकम। स्पार्को के हालिया सैटेलाइट डेटा से ये पता चला है कि चित्राल, हुंजा और गिजर में 13 ग्लेशियर झीलें इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी हैं।
केपी के हवाले से बताइएगा कि पीडीएमए इस वक्त हसास तरीन इलाकों में क्या हंगामी इकदाम कर रही है? थैंक यू जी। बिल्कुल, जिस तरह आपको पता है, मानसून जब शुरू होता है तो काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स सामने आते हैं। इस मरतबा जो मानसून है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस रहेगा फ्लैश फ्लड की वजह से, और फ्लैश फ्लड जो होगा वो ग्लेशियर्स के पिघलने से होगा। नॉर्दर्न एरियाज में हमारे पास अगर महकमे मौसमियाती वेदर आउटलुक को देखा जाए तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर भी राइज रहेगा और मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलेंगे और जो नीचे बनी झीलें हैं उनके बंद टूटने का काफ़ी ज़्यादा खदशा है, जिससे जो है फ्लश फ्लड की सूरत सामने आ सकती है। तो शुमाली इलाका जात में जो है पीडीएमए ने पहले ही से अप्रैल ही से जो महकमे मौसमियात की प्रोडक्शन के मुताबिक जो है इकदाम किए हैं। तमाम जितनी भी आबादियां हैं जो रिवर बैंक से करीब आबाद हैं उनको वहाँ से इवोकुएट कर दिया गया है। वो जो जहाँ पर इंक्रोचमेंट थी वो तमाम इंक्रोचमेंट जो है अप्रैल के महीने ही से जो है ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। कंटीजेंसी प्लान बनाए गए थे क्योंकि कंटीजेंसी प्लान में हमारे पास फ्लैश फ्लड के साथ साथ जो है जो ग्लेशियर्स के पिघलने का एलिमेंट था वो सामने था, तो उनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इकदाम कर दिए गए हैं। तमाम मशीनरी जो है वो वहाँ पर डिप्यूटेड है। हमारे पास जो मालाकन डिवीजन है जहाँ पर ग्लेशियर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, वो इलाके जो है चतराल अपर है, चतराल लोअर है, दीर अपर है, दीर लोअर है, स्वात है। इस तरह अगर हज़ारा की तरफ जाएं, हज़ारा डिवीजन की तरफ, तो कोहिस्तान अपर है, कोहिस्तान लोअर है, मानसेरा है। ये इलाके ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा हसास तरीन इलाके हैं, पहले ही से हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, पहले ही से यहाँ पर इकदाम काफ़ी ज़्यादा हैं, हाई अलर्ट पे हैं। तमाम टीमें जो हैं वहाँ पर डिप्यूटेड हैं। खुदा न ख्वास्ता कोई ना खुशगवार वाक़या अगर सामने आता है तो पहले ही से जो है इकदाम किए जा चुके हैं। मेन जो चीज़ है वो वहाँ पर जो रहने वाली आबादियाँ हैं, ग्लेशियर्स के नीचे जो पहाड़ों के नीचे जो आबादियाँ आबाद थी उनको जो है वहाँ से एवोकुएट करके जो है महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये जो मानसून है इसमें जो है में जो है काफ़ी रहेगा। तो यानी कि उसके तमाम साथ-साथ तर जो है तैयारियां मामूल से हैं ज़्यादा और बारिशें इकदामात होंगी तो भी किए जा रहे हैं, ग्लेशियर और बारिशों की जिस तरह से आप बात करें कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, तो अच्छा अनवर साहब, बारिशों का पैटर्न बदल रहा है और दर्जा हरारत बढ़ रहा है। कराकोरम और हिंदू कुश के खित्ते में गुज़श्ता 23 साल की रिकॉर्ड कम बर्फबारी हुई है। पीडीएम में इन मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए क्या क्या मनसूबाबंदी कर रहा है? देखिए जी, हर साल हमारे पास एक न्यू एलिमेंट सामने आ जाता है। जिस तरह पिछले साल जो क्लाउड बर्स्ट का एलिमेंट था वो सामने आया था, इस मरतबा जो है फ्लश फ्लड का है, उसके साथ ग्लेशियर्स के पिघलने का खदशा काफ़ी ज़्यादा, टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है, जिससे जो बर्फ ज़्यादा तेज़ी से पहले से ही हमने कंटीजेंसी प्लान बना दिया है तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ, जहाँ जहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पर जो है हमें खतरा महसूस हो रहा है, वहाँ पर तमाम मशीनरी जो है हमने डिप्यूट कर दी है, वहाँ पर हमला जो है डिप्यूटेड है, और तमाम जो जितने भी हमने वो कर दिए हैं। टेम्परेचर राइज हो रहा है, और टेम्परेचर राइज होने के साथ दूसरा एलिमेंट ये है कि मामूल बारिशें होती हैं तो झीलों के जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऊपर से ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वो भी नीचे झीलों में आकर गिरते हैं उनका पानी, तो उनके बंद टूट जाते हैं, जिससे फ्लश फ्लड का खदशा काफ़ी ज़्यादा होता है। और हमारे पास रिस्पांस टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि वो उसकी वेलोसिटी इतनी काफ़ी तेज होती है बिल्कुल कि उसमें रिस्पांस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने पहले से ही इकदाम बिल्कुल पहले से ही इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। अनवर साहब, हमें ये भी बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में खतरा तकरीबन एक जैसा है। ग्लेशियर्स और सैलाबी रेलों की मॉनिटरिंग के लिए मुतल्लिका इदारे जो हैं उनमें कोऑर्डिनेशन किस हद तक है? देखिए जी, ग्लेशियर्स के लिए जो है हमने इक्विपमेंट्स भी लगाए हुए हैं, हमारे पास सेंसर्स मौजूद हैं, जिस जो हमें टाइमली जो है ग्लेशियर्स के पिघलने और उसके से जो है फ्लश फ्लड का जो खदशा पैदा होता है वो हमें टाइमली वहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं। हमारे पास मॉनिटरिंग स्क्रीन जो है प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स में लगी हुई है। ये सेंसर जो है हमें ग्लेशियर्स के पिघलने की वेलोसिटीज बताते हैं, उनकी जो है रफ्तार बताते हैं, कितनी पिघल रहे हैं। सेंसर्स हमारे पास जो है वो लगे हुए हैं, और वो सेंसर जो है हमें टाइम टू टाइम जो है रीडिंग्स जो है वो दे रहे हैं। तो जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पर जो है हमने ग्लोब 2 का एक प्रोजेक्ट था वो हमने शुरू किया था, जहाँ पर जो है हमने ये सेंसर्स लगाए थे ताकि जो है हमें टाइमली इस चीज़ का पता चल सके और टाइमली जो है इकदाम किए जा सके। तो ये सेंसर्स अभी भी एक्टिव हैं, इनसे टाइम टू टाइम जो है हम रीडिंग्स लेते हैं और जो है उसके ऊपर जो है इकदाम करके जो है हम
जैसे कंटीजेंसी प्लान्स में भी हमने बनाया है कंटीजेंसी प्लान, उसमें भी जो है सही, यानी कि बर वक्त इकदामात होते हैं। अच्छा अनवर साहब, लास्टली बताइएगा, माहिरीन के मुताबिक ग्लेशियाई सैलाब के ख़तरे को मुकम्मल ख़त्म करना नामुमकिन है, अलबत्ता अर्ली वार्निंग सिस्टम से जानी नुकसान कम किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा बालाई अजला में ये खुदकार निज़ाम किस हद तक काम करता है? जी, मैंने जिस तरह बताया है कि हमारे पास अब 2 किस्म के अर्ली वार्निंग सिस्टम है। एक हमें जो है फ्लड की वार्निंग देते हैं और दूसरा हमें ग्लेशियर्स की जो है पिघलने की वार्निंग समय देते हैं कि ग्लेशियर्स कितनी तेजी से पिघल रहे हैं और इसकी जो नीचे झीलों की जो पानी की सतह है वो कहाँ तक बढ़ रही है। तो उसके जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है वो हमें फिर बता देता है कि कहाँ खतरा है और कहाँ जो है झील फटने के बिल्कुल, जहाँ पर खतरा है वहाँ पर इकदाम जो हैं वो उठा लिए गए हैं PDMA की जानिब से और इंतजामिया जो है अलर्ट है, इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन मौजूद है। बहुत शुक्रिया अनवर शहजाद साहब आपके वक्त का, और आप हमें बता रहे थे कि जनाब क्या क्या तैयारियां जो कि PDMA ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पहले से कर रखी हैं। व्यूअर्स, हम में से अक्सर लोग जब भी किसी नए पार्सल या इलेक्ट्रॉनिक्स की पैकिंग से निकलने वाले बुलबुलेदार प्लास्टिक यानी बबल रैप को देखते हैं तो उसके हवा से भरे जो बुलबुले हैं उन्हें फोड़े बगैर हम खुद को रोक ही नहीं पाते। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप घंटों ये काम कर सकते हैं तो आपको शर्मिंदा या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माहिरीन नफ्सियात ने इसके पीछे छुपा एक बहुत ही ज़बरदस्त साइंसी राज भी बताया है। माहिरीन कहते हैं कि ये कोई बचकाना या फजूल आदत नहीं है। ये देखें आवाज़ ही जो है कितनी सूथिंग लग रही है कानों को। मेरा दिल कर रहा है कोई ऐसा मेरे पास पेपर हो। पूरा अमल ही आपके थके हुए दिमाग को फौरी सुकून देने, शदीद ज़हनी दबाव को कम करने और जनाब आपकी अंदरूनी खुशी का एहसास पैदा करने का एक बिल्कुल फितरी और साइंसी तरीका है। और ये मुझे लग रहा है कि है भी, ये बहुत दुरुस्त है, क्योंकि कानों में जैसी आवाज़ पड़ रही है आपको बड़ा सूदिंग सा फील हो रहा है, बड़ी ज़बरदस्त सी आवाज़ है। अच्छा, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब हम इन बुलबुलों को दबाकर फोड़ते हैं तो हमारा दिमाग जो है बैक वक्त छूने, आवाज़ सुनने और बुलबुले को गायब होते देखने का मुसलसल रद्द-ए-अमल महसूस करता है। और नफ्सियाती माहिरीन कहते हैं कि हर एक बुलबुला फोड़ने पर हमारे दिमाग को एक छोटी सी कामयाबी का एहसास होता है, जिससे खुशी और इत्मीनान का जो हार्मोन है डोपामिन मुतहरिक हो जाता है। और खेल और इंसानी रवैयों के माहिरीन का भी यही मानना है कि बालिग अफराद की ज़हनी सेहत, तवज्जो की सलाहियत को बेहतर बनाने और रोज़मर्रा की परेशानियों से वक्ती निजात पाने के लिए ऐसी छोटी और सादा और बेज़र सरगर्मियाँ इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो ज़रूर करनी चाहिए। अब से आपने शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि एक कारपेट ना ले लिया जाए, वॉक की जाए, सोचे कितना सुकून मिलेगा। वाकई ये बड़ी वैसे ज़बरदस्त आइडिया है। तो अब जो भी आपके पार्सल्स आते हैं, पैकिंग वाले जो भी चीज़ें आती हैं वो आपने सेव कर लेनी है और फ्री टाइम में आप बजाय कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करें, आप ज़हनी सुकून लें। बच्चों के साथ साथ बड़े भी खेल सकते हैं। आपने एम्बैरस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप किसी के सामने भी ये कर रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर एक नया और इंतहाई संगीन तनाज़ा खड़ा हो गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपना नया और मुफ्त AI इमेज जनरेटर म्यूज इमेज मुतारिफ करवाया है, जो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टोर्स पर दस्तयाब है। लेकिन इस फीचर्स की सबसे ख़तरनाक और चौंका देने वाली बात यह है कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है तो कोई भी दूसरा अजनबी शख्स सिर्फ आपका यूज़र नेम AI के प्रॉम्प्ट में शामिल करके या आपको टैग करके आपकी असल तस्वीर को मुकम्मल तौर पर तब्दील भी कर सकता है। और यही वो ख़तरनाक पहलू है जिसने सारिफीन की तस्वीर बगैर इत्तला इस्तेमाल होने पर नई प्राइवेसी की बहस छेड़ दी। बिल्कुल ऐसे ही, प्राइवेसी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी सारी सूरत हाल से। जहां आपको बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं वहां बहुत सारे नुकसानात भी हैं। और ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि मेटा की नई पॉलिसी के तहत अब सारिफीन की तस्वीर AI मॉडल में इस्तेमाल होने पर उन्हें कोई नोटिफिकेशन या अलर्ट भी नहीं दिया जाएगा। और यही वजह कि सोशल मीडिया सारिफीन इसे प्राइवेसी के लिए एक चलती हुई बारूदी सुरंग करार दे रहे हैं। और साइबर माहिरीन का कहना है कि ये मेटा का माजी में डेटा चोरी के हवाले से कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसा जो दागदार रिकॉर्ड रहा है। इसलिए अगर आप अपने मवाद को इसका शिकार होने से बचाना चाहते हैं तो फौरी तौर पर इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाएं और शेयरिंग और रिव्यूज़ के जो ऑप्शन हैं वो जाकर मेटा AI की इजाज़त बंद करें।
या अपना अकाउंट जो है प्राइवेट कर लें, यही सोल्यूशन solution है है। आपके तो जो पास। पब्लिक करके बैठे हैं तो क्या करें। तो जी ये कोई ना कोई सोल्यूशन आप निकालें, या तो फिर आप अब वैसे सोशल मीडिया पर अगर आपने कोई अकाउंट बना लिया, मुझे तो वो लगता है कोई सेफ है ही नहीं। बस वो अब तो सारे फैसले वही से जदीद होते हैं। दौर आपको में, किसी कंट्री ने वीजा भी देना तो आपका सोशल मीडिया सोशल देख के देना, मीडिया तो देख कर ही पोस्टिंग भी देना, आपने सोच जी। समझ के करनी है। तो जब इतनी सोशल मीडिया की बात हो रही है तो फेसबुक की भी बात कर लें। अगर आपके भी फेसबुक के रेगुलर यूज़र हैं आप, और आपको फ़ौरन अलर्ट होने की ज़रूरत है, अगर आप अपना हाल अहवाल दिल का सारा कुछ तहरीर कर देते हैं जनाब फेसबुक के ऊपर, और अपनी फैमिली की तस्वीर भी शेयर करते हैं, या फिर दोस्तों और रिश्तेदारों से होने वाली किसी निजी झगड़े या बहस का जिक्र या टॉन्ट करने के लिए आप इनडायरेक्टली उसे यूज़ करते हैं, तो एहतियात करें। फेसबुक का नया AI मोड पब्लिक पोस्ट को सर्च रिजल्ट्स के लिए बतौर डेटा सोर्स इस्तेमाल कर रहा है, जिससे साइबर क्राइम और गलत मालूमात के फैलाव का खतरा बढ़ सकता है। मतलब ये है सादा सा कि फेसबुक अब अपने AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपकी तमाम पब्लिक पोस्ट्स, कमेंट्स और डेटा को बतौर सोर्स इस्तेमाल करेगा। और कोई भी शख्स फेसबुक AI सर्च में जाकर जब कोई सवाल पूछेगा तो आपकी लिखी हुई ज़ाती बातें और मालूमात भी सर्च रिजल्ट की सूरत में दुनिया के सामने आ सकती है। ओहो हो खतरनाक। और पूछें आप अपने जज्बात कि आज मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ये हमारी जी प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत ही ख़तरनाक पेशरफ्त है, और साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पब्लिक पोस्ट का इस तरह AI के लिए इस्तेमाल होना इंटरनेट पर मौजूद साइबर क्राइम माफिया और ब्लैकमेलर्स को एक नया और ख़तरनाक हथियार फराहम कर देगा। और ये माफिया आपके डेटा, तस्वीर और तहरीरों को इकट्ठा करके डीप फेक वीडियोस बनाने और फेक अकाउंट्स चलाने और गलत मालूमात फैलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसका सबसे आसान और फौरी हल ये है कि आप फौरी तौर पर अपने फेसबुक अकाउंट की सेटिंग्स में जाएं। यहाँ भी सेटिंग्स में आपने जाना है और अपनी तमाम पोस्ट जो हैं उनकी प्राइवेसी यही है कि पब्लिक से हटाकर ओनली फ्रेंड्स पर सेट कर दें। और इसके अलावा किसी भी किस्म की इंतहाई हसास और माली या ज़ाती मालूमात को सोशल मीडिया के पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर शेयर ना करें, क्योंकि डिजिटल दुनिया में आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। और आजकल आपका डेटा ही जो है वो समझ लें आपका असासा है। ये ना समझे जायदादें हैं, ज़मीनें आजकल जो भी है डेटा पे हम ये सारी बातें अपनी जगह मौजूद हैं। मुझे बताएं आपका डेली का स्क्रॉल टाइम क्या है? अच्छा, मेरा कोई इतना खास नहीं है, बहुत ही लाइक 1 आवर 2 मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है आपको स्क्रॉल करना। चलें, इसी से जुड़ी हुई खबर है। आप भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए ये महसूस करते हैं कि फ़ोन तो आपने चंद मिनट के लिए उठाया था या किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए उठाया था, लेकिन देखते ही देखते जनाब घंटे गुजर गए हैं। तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है। माहिरीन नफ्सियात और रिसर्चर्स ये कहते हैं कि एक जदीद तरीन जो रिसर्च सामने आई है उसमें हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दानिस्ता तौर पर उस ख़ास अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि वो किसी भी सारिफ को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक अपनी स्क्रीन के साथ जोड़े रखें। जब आप मुसलसल स्क्रोलिंग करते हैं तो ये अमल आपके दिमाग में मौजूद डोपामीन नामी केमिकल को फौरी एक्टिव करता है, जो खुशी, दिलचस्पी और किसी अनजाने इनाम की उम्मीद से गहरा ताल्लुक रखता है। और फिर इंसान जनाब एडिक्ट हो जाता है। और अक्सर उज़ैर आप देखेंगे, आप रील्स देख रहे होते हैं तो वो आपसे पूछता भी है, नोटिफिकेशन भी आता है कि आर यू इंटरेस्टेड। और जब मोस्ट ऑफ द पीपल उसको आर यू इंटरेस्टेड कर देते हैं, और फिर वो उसी किस्म का जब आपको रील्स दिखाएगा, कंटेंट दिखाएगा, तो ऑब्वियसली आप इंगेज होना शुरू हो जाएंगे। तो नॉट इंटरेस्टेड ही करना है आपने। पूरे डिजिटल निज़ाम का मुआजना जी एक जुए की स्लॉट मशीन से करते हैं, जहाँ हर बार एक बिल्कुल नए नाम की उम्मीद इंसान को दोबारा कोशिश करने पर मजबूर करती है। और सोशल मीडिया पर भी हर नई पोस्ट के साथ सारिफ को ये मालूम नहीं होता है कि अगला मवाद मज़ाहिया होगा, मालूमाती होगा या हैरान कुन होगा। और यही गैर यकीनी कैफियत जो है वो बार बार स्क्रॉलिंग की आदत को हमारी पक्का करती जाती है। और क्योंकि सोशल मीडिया फीड का कोई इख्तिताम नहीं होता, इसलिए सारिफ को रुकने का कुदरती मौका नहीं मिलता। और तहकीक के नताइज अगर हम देखें तो ज़्यादा स्क्रॉलिंग इंसान की तवज्जो और याददाश्त को शदीद मुतासिर करती है, और जिससे जहनी दबाव, बेचैनी और मायूसी और जज्बाती जाता है। और इसलिए माहिरीन मशवरा देते हैं कि जहनी सेहत बरकरार रखने के लिए अपना स्क्रीन टाइम खुदारा कम करें, एक्सरसाइज करें और बुक्स पढ़ें, कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहें, ताकि ये जो स्क्रॉलिंग वाली एडिक्शन है ना, ये आपकी ख़त्म हो। और कोशिश आपने 3-4 दिन वैसे उधर मैंने खुद कम किया। पहले मैं बहुत करती थी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा
कि आप 3 से 4 Digital दिन detox किया आपने। डिटॉक्स किया खुद को। 3 से 4 दिन अगर आप अवॉइड कर रहे हैं ना, और आप मोबाइल साइड पे रखकर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, डीप स्लीप ले रहे हैं, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप पहला स्टेप खुदारा उठाएं ताकि अपनी जो ज़हनी और सेहत रात है को अगर उसको आप बेहतर फोन यूज करके सोए हैं तो आप सुबह देखेंगे कि आप नींद पूरी होने के बावजूद थके हुए हैं, और अगर आपने रात को जनाब सोने से घंटा पहले फोन साइड पे रख दिया तो नींद कम भी है, फिर भी आप सुबह जो है वो ज्यादा एक्टिव होंगे। होते हैं। तो जनाब जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन इसका दुरानिया जो है आप कम कर दें, क्योंकि जरूरत भी है, मजबूरी भी है, और इसी के साथ हमने रहना है। हमें इजाजत दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।